हेलो। तो हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे और इसके अंदर हम डिफरेंट तरह के रिएक्शंस जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रेसिपिटेशंस होता है। तो इन रिएक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें रिएक्शंस क्या होता है, रिएक्शंस इक्वेशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, ये सब हम लोग अच्छे से हमने देख लिया है। ठीक है, ये सब बातें कर ली। फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस की वो देख ली। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर वो ये था कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए, तो वो भी हमने देखा था। साथ में ये भी आपसे कहा था मैंने कि प्लीज रिवीजन उसे करें, उसे जो कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, जो आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चंस थे उसको कुछ बैलेंस करके देखें, तो उससे और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो हम जो लास्ट में जो पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पूरी तरह से पढ़ लिया था। आज जो पढ़ने वाले एक थर्ड टाइप का रिएक्शन है, एक तीसरा टाइप का रिएक्शन है। ये क्या है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भाई? तो ये इसका डेफिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन in which one element displaces बोल रहे हैं, फिर रिप्लेस है, displaces और replace other element from its compound क्या कह रहा है कि एक एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट को उसके ही जो आपके कंपाउंड उससे डिस्प्लेस कर दिया, हटा देता है, उसकी जगह वो खुद ले लेता है, रिप्लेस कर देता है उसको। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे कि मान लो कि जिंक है, जिंक सॉलिड ले लिया मैंने और इसका रिएक्शन कर दिया H2SO4 से, H2SO4 के साथ कर दिया, ये एक्वस है, ठीक है ना, डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कर दिया। तो होता क्या है कि जिंक जो है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन की जगह पे जिंक आ जाता है, तो जिंक की जगह क्या बन जाता है, ZnSO4, ये आपका एक्वस फॉर्म में, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि जो जिंक है उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिंक ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया, उसकी जगह से हटा के खुद उसकी जगह हड़प गया, उसकी जगह खुद ले लिया उसने। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना? जहां पे एक एलिमेंट जो होता है किसी दूसरे एलिमेंट की जगह कंपाउंड में ले लेता है, उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि ये हो गया, या फिर दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि जिंक है, इसका रिएक्शन कर दिया कॉपर सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ एक्वस। ठीक है, तो क्या होता है कि फिर से वही कि जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा, ZnSO4, और आपको कॉपर अलग हो जाएगा। तो क्या कर दिया, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा दिया, उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह ले ली, हड़प ली उसकी जगह। ठीक है ना? जो वर्ड आपको बोलना बोलो समझने के लिए, बट होता बस इतना सा है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है उस कंपाउंड के अंदर। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसा एक और होता है, जैसे कि Fe है, ठीक है, Fe है, उसका रिएक्शन करते हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ, या फिर एक काम करते हैं मैग्नीशियम का ले लेते हैं, Mg है मैग्नीशियम, उसका रिएक्शन कर दिया कॉपर सल्फेट की जगह पे। तो इसमें भी क्या होगा कि मैग्नीशियम जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा, तो बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस आपको कॉपर अलग हो गया। ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, एक नोट है जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्या भाई, कि एक्चुअली देख रहे हो यहाँ पर आप देखोगे तो हो क्या रहा है कि मैं एक वर्ड ऐसा भी बोल सकता हूँ
कि यहाँ पर मेरा कॉपर था, ये कॉपर जो सल्फेट के साथ फंसा हुआ था, ठीक है, उसके साथ वो फंसा हुआ था। तो मुझे अगर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है, मुझे इसमें से कॉपर अलग करना है, तो मैं अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा हूँ जिससे मेरा कॉपर क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है, इसको मैं आराम से निकाल के यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, कई बार बहुत से मेटल्स के लिए को एक्सट्रैक्ट करने का काम करती है कि कोई मेटल किसी दूसरे कंपाउंड में फंसा हुआ है, उसके साथ कंपाउंड फॉर्म किया हुआ है, और मुझे मान लो कि उस मेटल को प्योर फॉर्म में मुझे उसमें से निकालना है, तो क्या कर सकता हूँ, उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूज कर सकता हूँ, जिससे क्या वो मेटल, जैसे कॉपर यहाँ अलग हो गया वैसे कॉपर वो मेटल अलग हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज को, इसी बेसिस पे क्या होता है कि मेटल्स लाइक सिल्वर, एजी को बोलते हैं, एजी मतलब सिल्वर, ध्यान रखिए इस बात को, सिल्वर एंड गोल्ड मतलब एयू आर extracted by displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करके जो गोल्ड और सिल्वर जैसे जो मेटल्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर कैसे, तो देखो, जैसे सपोज करते हैं कि मेरा एक आपका बात करते हैं, ये सपोज करो कि मेरा जो सिल्वर है, सिल्वर जो है वो नाइट्रेट में फंसा हुआ मतलब नाइट्रेट का सॉल्ट में क्या है, मेरा सिल्वर जो है वो फंसा हुआ है, ठीक है ना, उसके साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा, मुझे सिल्वर को अलग करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका, इसको ले लिया मैंने एक्वस फॉर्म में, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया, इस सॉल्यूशन के अंदर मैं डाल दिया कॉपर, इसके अंदर क्या डाल दिया कॉपर, ठीक है। तो कॉपर क्या करेगा, इस Ag को इसके सॉल्ट से या फिर इसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा सिल्वर को, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये बन जाएगा CuNO3 ट्वाइस, और बन जाएगा 2Ag अलग हो जाएगा, Ag का जो आपका ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन होगा, तो कॉपर नाइट्रेट बन गया, कॉपर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन बन गया, और मेरा Ag जो था वो अलग हो गया। तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया कि AgNO3 में से मैंने Ag को अलग कर लिया। वैसे ही क्या होता है, आपका जो गोल्ड है उसके लिए भी कुछ ऐसे ही प्रोसेस किया जाता है, जिससे क्या होता है कि सिल्वर हो गया या फिर ये जो मेटल्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं उनके कंपाउंड्स में से यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाली बात हो गई। आगे थोड़ी और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। एक नोट और है, क्या भाई, कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं ना वो सारे एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। मतलब सारे केस में क्या होता है, इनमें एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, दैट इज कि एनर्जी रिलीजेस, एनर्जी इवॉल्व, एनर्जी रिलीजेस ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। एक और बात है, एक और छोटी सी बात है, क्या भाई, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव metals displace less reactive metal from its salt, ठीक है ना। It is also example of displacement reaction, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है। अब मैंने क्या बोलते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल को, मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करता है,
डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट से। क्या मतलब है, मोर रिएक्टिव कहां से आ गया, लेस रिएक्टिव कहां से आ गया। तो इसको समझने के लिए क्या है, हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। क्या बोल रहा है भाई, ये एक मंत्र ऐसा कुछ है, ये रिएक्टिव, ये क्या है, मेटल से पोटेशियम, जैसे ये पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe मतलब आयरन, Pb इसको बोलते हैं लेड, बोलते हैं लेड हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया कॉपर, Hg मतलब हो गया आपका मर्क्यूरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब आपका क्या बोलते हैं, गोल्ड होता है। इन सब का देखो बहुत सारे नाम तो आपको पहले से पता ही होंगे, कुछ के नाम नहीं पता वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि आयरन है, ठीक है, ये होता है लेड कहते हैं, कॉपर पता ही हो, Hg का होता है मर्क्यूरी कहते हैं, मर्क्यूरी, Ag मतलब सिल्वर होता है, और ये क्या होता है, ये होता है गोल्ड। कुछ एलिमेंट्स के नाम बता दिए, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। ये जिंक होता है, तो इस ये क्या होता है, जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम की ओर जा रहे हैं ना, एक मिनट, जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं ना, तो रिएक्टिविटी कम हो रही है। ये क्या हो रही है, रिएक्टिविटी कम हो रही है। मतलब अगर मैं पोटेशियम और सोडियम पूछूं कि सोडियम और पोटेशियम में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखो पोटेशियम ऊपर है, तो पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा देन सोडियम। अगर मैं बोलूं कि इन तीनों में, मान लो मुझे इन तीनों में कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे रिएक्टिव होगा, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, मतलब ऊपर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव है, जैसे नीचे की ओर रिएक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा एक बार और नीचे की ओर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज कर, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इसी को कहते हैं, ये जो पूरा बना है ना, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये क्या रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, थोड़ा डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं हम लोग। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है भाई, कि ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स according to their decreasing reactivity is called reactivity series। इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं या फिर एक्टिविटी सीरीज भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। इज कॉल्ड एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज बोलो या फिर रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसी चीज को कहा जाता है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज, जहां पे क्या होता है, जो मेटल्स को इस तरह से लिखे जाते हैं जहां पे टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्शंस, जो ये मेटल्स की एक्टिविटी कम होने लगती है। अच्छा ये बात तो हो गई। दूसरी बात क्या है, इसको याद कैसे रखें सर, तो याद करने का तरीका क्या है, देखो मैं बोल देता हूं, लिखूंगा नहीं, आप खुद से लिख लेना। के फॉर काशी नाथ, के मतलब आपका काशीनाथ का माली, एमजी मींस माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। दो लोग बात कर रहे हैं आपस में कि काशीनाथ जो है उसका जो माली है वो आलू जो है जरा फीके पकाता, अच्छा नहीं पकाता, फीके पकाता है। तो इस बात को काशीनाथ ने सुन लिया, सॉरी माली ने सुन लिया, तो वो क्या कह रहे हैं कि कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको इसके साइड में, और इसको इस तरह से याद रखें। अच्छा तो अपने अपनी बात पे बात है कि अपन ने क्या बोल रखा पहले कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। तो इस बात को थोड़ा समझते हैं, ये मैंने क्या कहा, इस बात को समझते हैं, क्या बोला था मैंने
सपोज कीजिए मैं ले लेता हूं कि मैं ले लेता हूं, काम करता हूं Fe ले लेता हूं कि Fe है, ठीक है, Fe मेरा सॉलिड है। इसका रिएक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, कॉपर सल्फेट एक्वस, ये क्या होता है, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मान लीजिए कि एक कॉपर सल्फेट एक बीकर में रखा हुआ था, ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो कि होता है, उसमें मैंने क्या किया, आयरन नेल्स डाल दिए, आयरन की जो कील होती है नेल्स, उसको मैंने उसमें डाल दिया। तो क्या देखने को मिलता है कि देखो Fe कहां पे, ये रहा Fe, और कॉपर कहां पे, ये रहा कॉपर। तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर लेस रिएक्टिव है क्योंकि Fe ऊपर आ रहा है, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो क्या होगा कि Fe जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, Fe जो है वो कॉपर को उसके ही क्या बोलते हैं, उसके घर से, Fe जो है उसके घर से, उसके ही कंपाउंड से उसको भगा देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या बन जाएगा ये FeSO4 प्लस कॉपर सॉलिड, ये बन गया आपका एक्वस, ये बन जाएगा FeSO4, ठीक है ना। इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर, ठीक है। पहले जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, अब ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक। एक बात समझो थोड़ा सा, पहले तो सॉल्यूशन तो ग्रीन नहीं होगा, सॉल्यूशन तो आपका कलरलेस हो जाएगा, लेकिन जो नेल्स है, जो आयरन नेल है वो आपका ग्रीन हो जाएगा। क्या कह रहा हूं उसको समझो थोड़ा सा, जैसे कि देखो, जैसे कि मान लो कि ये मेरा क्या था, पहले ये मेरा क्या था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था CuSO4 जो कि ब्लू कलर का था, ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने डाल दिया एक नील, क्या बोलते हैं, कील डाल दिया, नेल्स, आयरन नेल्स होता है वो डाल दिया मैंने, आयरन नेल डाल दिया। तो क्या देखेंगे कि जो आयरन नेल के डालने से क्या होगा, आयरन जो है कॉपर को उसके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा। तो ये सॉल्यूशन जो है पहले जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इट विल टर्न इनटू FeSO4 सॉल्यूशन, FeSO4 सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कॉपर दिख रहा है, ये कॉपर मुझे यहाँ पे डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा सॉलिड स्टेट में, यहाँ पे आपको कॉपर जो है इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है, जो कि सॉल्यूशन पहले ब्लू था अब ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यहाँ पे ठीक होता है। आगे हम लोग देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, इसमें क्या होता है, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसका डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन in which one component from both the reactants get exchanged तो इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट है, एक एग्जांपल समझते ज्यादा अच्छी तरह से ये क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल समझते पहले इसको सही से ढंग से, कि जैसे समझ लीजिए कि BaCl2 था, ठीक है ना, BaCl2 का एक्वस सॉल्यूशन मेरे पास पड़ा था, इसमें मैंने क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, इसमें मैं डाल दिया H2SO4 एक्वस मैं डाल दिया इसके अंदर। तो रिएक्शन क्या होती है कि ये बन जाता है BaSO4 का ये वो बन जाता है सॉलिड, मतलब PPT बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड पार्टिकल्स बन जाता है। PPT क्या होता है बता देता हूं मैं, और आपका बनता है साथ में HCl, ये बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या, अगर
तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बैरियम एंड क्लोरीन साथ में थे, और यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो था वो सल्फेट आयन के साथ था, SO4 के साथ था। मेरी बात फ्रेंड समझिएगा कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैरियम और क्लोरीन साथ में थे, और इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन जो है वो सल्फेट के साथ था। अब देखो रिएक्टेंट में क्या हुआ कि बैरियम जो था उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली, ठीक है ना, बैरियम जो था वो हाइड्रोजन की जगह पे आ गया, बैरियम जो है सल्फेट वाले में बैरियम जो है वो सल्फेट के साथ आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह ले ली। और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे देखोगे तो H और Cl का कंपाउंड है, मतलब हाइड्रोजन में सुनो, और यहाँ का जो हाइड्रोजन था वो बैरियम की जगह क्या बोल सॉरी बैरियम की जगह पे यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि बैरियम ने हाइड्रोजन की जगह ले ली और हाइड्रोजन ने बैरियम की जगह ले ली, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पहले क्या हो रहा, सिर्फ एक ही तरह का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, एक ही एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मान लो A और B, अगर A ने B की जगह ले ली तो B भी क्या करता है, A की जगह ले लेता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है कि इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे नहीं सिर्फ A ने ही B की जगह ली, यहाँ पे क्या हो रहा है, B भी जो है वो A की जगह पे आ गया, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है। दूसरा और समझते हैं, जैसे कि अगर अपने और बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो जैसे कि AgNO3 है, सपोज कीजिए, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मेरे पास मान लीजिए कि AgNO3 है, AgNO3, इसका रिएक्शन कर देते हैं, सपोज कीजिए आपका NaCl के साथ, NaCl AgNO3 का मान लीजिए एक्वा सॉल्यूशन है, AgNO3 क्या होता है आपका, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी अगर NO3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, नाइट्रेट है। ये पहला थोड़ा लैंग्वेज पकड़ना सीखिए, इसको कहीं साइड में आप चाहे तो लिख सकते हैं, इस चीज को आप चाहे तो साइड में तो लिख सकते हैं। मैं कुछ आयंस के नाम बताता हूँ, सपोज कीजिए कोई मेटल है, कोई मेटल है, M4 मेटल है, ये ध्यान रखिए M4 मेटल है, और इस मेटल के साथ सपोज कीजिए कि कोई मेरे को सल्फेट डाल रखा है, इस मेटल के साथ सल्फेट पड़ा हुआ है, M4 मेटल है उसका सल्फेट पड़ा है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे मेटल का सल्फेट। इस आयन का नाम जो होता है वो तो सल्फेट आयन होता है, S-2 जो इसमें सल्फेट आयन होता है, सल्फेट आयन होता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि ये सल्फेट आयन मान लीजिए कि लिखा हुआ है Na2SO4, मतलब ये किसका सल्फेट है, Na मतलब सोडियम, तो सोडियम का सल्फेट है, ठीक है ना। वैसे ही मान लीजिए लिखा है MgSO4, इसका मतलब ये देखो SO4 है, ये सल्फेट होगा, किसका सल्फेट है, ये मैग्नीशियम का सल्फेट है, ठीक है। ZnSO4 लिखा है, तो जब SO4 है वह सल्फेट होगा, किसका सल्फेट है, जिंक सल्फेट, इसको कंपाउंड का नाम होगा जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो बैरियम है और उसके बैरियम और उसके लिखा सल्फेट, तो बैरियम सल्फेट इसका नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं कह सकते ये H2SO4 ये एसिड है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मेरा क्या होता है, कोई एटम, ये मेटल नहीं होता, ये नॉन मेटल है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड होगा। ये सब तो नाम याद रखना चाहिए कि Cl है, ये सब हो गए नाम, ठीक है। सिमिलरली क्या है कि मान लीजिए कि एक तो ये हो गया, दूसरा मान लीजिए कि NO3 माइनस पड़ा हुआ है, इसका क्या होता है, नाइट्रेट, इस आयन का नाम होता है नाइट्रेट आयन, ठीक है ना, नाइट्रेट आयन, ठीक है। मान लीजिए किसी के साथ पड़ा NaNO3, तो इसका नाम क्या होगा, ये नाइट्रेट है, किसका नाइट्रेट है, सोडियम का नाइट्रेट है। वैसे ही आपका हो जाएगा सपोज कीजिए AgNO3, इसका मतलब क्या, ये सिल्वर का नाइट्रेट है, तो इस तरीके से होता है। थर्ड मान लीजिए कि कहीं लिखा हो Cl लिखा हुआ है, Cl माइनस हो गया, Br माइनस हो गया, I माइनस हो गया, ये सब चीज पड़े हुए हैं, इनका नाम क्या होता है, जैसे ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ठीक है ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे एक बार सही हिसाब के लिए। जैसे कि क्या है, क्लोराइड आयन, वैसे ही आपका होता है माइनस का तो ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, वैसे ही आपका I पे माइनस का आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन,
जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम लिखा हुआ है MgCl2, उसको बोलेंगे मैग्नीशियम का क्लोराइड है ये, ठीक है। वैसे ही आपको मान लीजिए कि मेटल पड़ा हुआ है PbI2, तो I का मतलब होता है आयोडाइड, I जो है आयोडाइड के फॉर्म में पड़ा होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये Pb मतलब होगा लेड, तो लेड आयोडाइड पड़ेगी। तो इस तरीके से पढ़ना होता है, ठीक है। इस तरह से और भी चीजें होंगी, मैं आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे करके, लेकिन पहले के लिए इतना आप समझे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें इन सब के ये जो आयंस है, इनके साथ अगर हाइड्रोजन लगा रहेगा तो फिर आप नहीं कह सकते कि वो सल्फेट है या ऐसा कुछ होगा। इस बात का ध्यान रखें, उस टाइम को एसिड वगैरह के फॉर्म्स में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये वाली बात समझ में आ चुकी है। तो ये रहा AgNO3, ये मेरा सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, और इसका रिएक्शन मैंने कर दिया किसके साथ, इसका रिएक्शन मैंने कर दिया है आपका AgNO3 का AgNO3 का रिएक्शन जो है वो मैंने सपोज कीजिए कर दिया आपके NaCl के साथ। यस, NaCl, तो देखिए ये क्या है, सोडियम का क्लोराइड है, सोडियम का क्लोराइड है NaCl। तो एक बात समझिएगा, ये एक्वस, ये भी एक्वस है। तो एक बात थोड़ा ध्यान के अंदर रखिएगा, अगर चाहे तो कहीं नोट करके लिख भी सकते हैं कि Ag जो होता है ना, Ag या Ag प्लस, एक्चुअली यहाँ पे AgNO3 के फॉर्म में, जो AgNO3 यहाँ पे Ag प्लस और NO3 के फॉर्म में होगा। तो Ag प्लस जो होता है, ठीक है ना, Ag प्लस जो होता है ये इट इज वेरी फॉन्ड ऑफ हैलाइड आयंस, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, उनका बहुत फॉन्ड ऑफ होता है। जहां पे भी उनको आयोडाइड आयंस वगैरह मिल जाता है ना, वो तुरंत उसके साथ कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड जैसे मिल जाता है तुरंत उसका फॉर्म कर लेता है बॉन्ड, तुरंत उसका कंपाउंड फॉर्म कर लेता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साथ। चाहे तो लिख सकते हैं कि Ag+ या Ag atom is very fond of chlorine, bromine and iodine, ठीक है ना। So whether it sees it, okay, whether it sees it, it forms compound with it, ठीक है। देखिए यहाँ पे Cl माइनस पड़ा हुआ है, Cl है, तो क्या करता है Ag क्या करता है, Cl के साथ तुरंत कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। तो ये बन जाता है आपका AgCl, और AgCl क्या होता है, एक मेरा प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT, ठीक है। और जो प्रेसिपिटेट होता है उसको ऐसे डिनोट किया जाता है ये, ठीक है। और साथ में बनता है आपका NaNO3 एक्वस फॉर्म में, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ कि सोडियम जो था यहाँ पे Na और Cl बीच में कंपाउंड था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, Na जो है वो अमोनिया क्या बोलते हैं नाइट्रेट के साथ चला गया। सिमिलरली यहाँ पे देखा Ag जो था वो नाइट्रेट के साथ था, अब Ag जो है वो क्लोरीन के साथ चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि Ag जो था, Ag की जगह Na ने ले ली और Na की जगह Ag ने ले ली। इस तरह की रिएक्शंस होती है, तो इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे एक और रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको एक और होता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अच्छा एक नोट है, वो थोड़ा नोट लिख लीजिए, क्या कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन are generally are ionic reactions, in which ionic reaction क्या होता है, in which ions are involved। ionic reactions किसे कहते हैं, तो reaction in which ions are involved, reaction in which ions are involved। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन से रिएक्शंस है, वो जनरली आपके आयनिक रिएक्शंस ही होते हैं। आयनिक रिएक्शंस किसे कहते हैं, तो वैसे रिएक्शन जिसमें क्या होता है आयंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस बने रहते हैं। जैसे इसमें बात करें, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे होगा Ba+2 एंड Cl- आयन होगा। इसके अंदर बात करें, यहाँ पे Ag+ एंड NO3- आयन होगा इस कंपाउंड के अंदर, इसमें Na+ एंड Cl- होगा। इसमें अगर बात करें जो बना प्रोडक्ट, तो Ba+2 एंड
एंड सल्फेट माइनस आयन होगा, ठीक है ना। इसमें बात करें Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन होगा, इसमें Na प्लस NO3 माइनस आयन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है, आयंस इन्वॉल्व होता है, आयंस का ही एक्सचेंज हो जाता है, एक आयन दूसरी आयन की जगह ले लेता है। जो हम एलिमेंट के टर्म्स में बात कर रहे हैं वैसे क्या होता है, आयंस एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, तो सेम चीज है, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। एक होता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है नहीं एक्चुअली कुछ खास तो नहीं मैं बोलूंगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल देख, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है पांचवा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होता है, ठीक है ना। उसका ही थोड़ा सा एक मतलब एक अलग फॉर्म है और कुछ नहीं है। तो होता क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट reaction in which insoluble salt जिसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। insoluble salts जो होता है उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच insoluble salt is formed, if salt is forms are called precipitation reaction, इसी को precipitation reaction कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर अपने बात करें, जैसे सपोज कीजिए PbNO3 है, ठीक है, ट्वाइस इसका रिएक्शन मैंने कर दिया KI से, KI से इसका रिएक्शन कर दिया, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों क्या होता है, कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है। ये क्या मेरा Pb, देखो नाइट्रेट है ना, NO3 का नाइट्रेट है, किसका नाइट्रेट है, लेड का, लेड नाइट्रेट बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो लेड नाइट्रेट ये भी मेरा कलरलेस कंपाउंड होता है, कलरलेस होता है, और KI जो होता है ये मेरा कलरलेस होता है, कलरलेस होता है। लेकिन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो कंपाउंड बनता है मेरा PbI2, ये मेरा सॉलिड कंपाउंड है, ठीक है। इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट को दिखाने के लिए हम डाउन एरो यूज करते हैं। ये क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। देखो प्रेसिपिटेट कहते किसे, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट, जैसे कि नमक वगैरह क्या होता है, नमक वगैरह तो क्या होता है, जैसे डालोगे पानी के अंदर, पानी में वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वो नहीं उसको कह सकते, बल्कि मान लो कोई ऐसा कंपाउंड हो, ठीक है ना, जिसको पानी या किसी सॉल्वेंट में डालो वो डिसॉल्व ना हो, बल्कि क्या हो जाए, यहाँ आके नीचे बैठ जाए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स कहते हैं, ठीक है ना। नमक की तरह, चीनी की तरह दिखने में वैसा ही हो, बट क्या हो जाए, यहाँ पे आके जम जाए, वो रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करता। वो ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि डिसॉल्व नहीं करते। Na की बात करें, NaCl की बात करें, NaCl का तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन ऐसे सॉल्ट जो पानी के अंदर डिसॉल्व ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं कि वो नीचे आके बॉटम में आके डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, दिखने लगता है, डिपोजिट हो जाते हैं। तो उस तरह के सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो यही होता है जब PbNO3 और KI जब आपस में रिएक्ट करता है तो एक सॉलिड सब्सटेंस बनता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि नीचे आके यहाँ बैठ सेटल, नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है, और साथ में क्या बनता है आपका KNO3, ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनता है। तो इस तरह के रिएक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपना इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि हमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। सेम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, वैसे तो देख चुके हैं इस एग्जांपल को यहाँ पे, जैसे कि आपका दूसरा एग्जांपल क्या है कि AgNO3 है, ये एक्वस सॉल्यूशन, इसका रिएक्शन कर दिया NaCl के साथ, NaCl को उसके साथ रिएक्शन कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये बन जाता है AgCl। AgCl एक सॉलिड सब्सटेंस है जिसका प्रेसिपिटेट बनता है। ये व्हाइट कलर का PPT होता है, व्हाइट
प्रेसिपिटेट होता है। और साथ में रिएक्शन क्या होता है, Ag ने क्या कर दी, Na की जगह ले ली, Na क्या करेगा, Ag की जगह ले लेगा, तो NaNO3 बन जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जहां पे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। आगे बात करते हैं, आपका एक और रिएक्शन एक होता है, एक रिएक्शन होता है आपका 6 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच या रिएक्शन इन which aqueous solution of both acid and base reacts, ठीक है ना, जिसमें aqueous solution एसिड और बेस का aqueous solution आपस में रिएक्ट करता है, reacts to form salt and water। क्या होता है इसमें कि एसिड और बेस का एक्वा सॉल्यूशन जो है आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे मुझे क्या क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और वाटर मिलता है। तो इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात याद रखना है कि एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उनके एक्वा सॉल्यूशन के बीच में, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि सपोज कीजिए मैंने ले लिया HCl, आपको पता ही है एसिड है, एसिड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया और इसका रिएक्शन मैंने कर दिया है NaOH के साथ। NaOH क्या होता है, मेरा बेस होता है, NaOH के साथ एक्वस NaOH का रिएक्शन कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, NaCl बन जाएगा और वाटर रिलीज होगा। देख सकते हैं सॉल्ट बन गया, NaCl का सॉल्ट बन गया और क्या हो गया, वाटर रिलीज हो गया, वाटर। तो यही होता है आपका क्या होता है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ये हो गया, या फिर आप दूसरा देख लीजिए कि मान लीजिए कि H2SO4 है और इसका रिएक्शन मैंने कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या हो जाएगा इसमें, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बना और बन जाएगा आपका वाटर आपका बन जाएगा H2O, आपका 2H2 बन जाएगा। तो इस तरह से आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप से देख सकते हो कि क्या क्या बन रहा है कि एसिड और बेस, ये आपके एसिड से H2SO4 HCl आपको पता है एसिड है, और NaOH हो गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है कि बेस होते हैं, अल्कलीज कहते हैं इनको, बेस भी कह सकते हैं। तो ये क्या होता है आपस में रिएक्ट करते हैं एसिड और बेस, उससे मेरे को सॉल्ट मिलता है और क्या मिलता है, वाटर मिलता है। और क्या होता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, जहां पे एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की खासियत है क्या, एक रिएक्शन की खासियत है क्या कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, कि ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, मतलब इनसे हमेशा हीट वगैरह इवॉल्व होती है। अब एक बात करते हैं हम लोग, एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, देखिए ये क्या होता है, सबसे पहले एक बात करते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस
is called oxidation, is called oxidation। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि या तो ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, उस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऐसे देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जिंक का। जैसे मान लीजिए कि ZnO जिंक ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन मैंने कर दिया कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ रिएक्शन करते तो बन जाता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ कि जिंक में पहले एक ऑक्सीजन था, अब जिंक में एक भी ऑक्सीजन नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ, जिंक में अगर देखोगे तो जिंक से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको एक काम करते हैं, पहले जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वैसे हम क्या करते हैं, पहले रिडक्शन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद बात करेंगे एक बार ढंग से। जैसे कि तो हमने क्या बताया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का, और रिमूवल किसका, हाइड्रोजन का, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। दूसरा देखते हैं, एक ऐसे होता है रिडक्शन, सेम वैसे जस्ट अपोजिट होता है इसके। रिडक्शन की बात करते हैं, रिडक्शन क्या होता है, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था और रिमूवल हाइड्रोजन का था, यहाँ पे हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल of oxygen from a substance is called reduction reaction कहते हैं इसको, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इसमें अगर बात करूं मैं यहाँ पे, सपोज कि ये मेरा जिंक ऑक्साइड और इसका मैंने रिएक्शन कर दिया कार्बन के साथ, तो बनता है आपका जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जिंक है, जिंक बेचारे के पास एक ऑक्सीजन था, कार्बन ने वो भी छीन लिया। कार्बन के आने से क्या हो गया, क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन था, कार्बन के आने से वो उसका छीन गया, ऑक्सीजन तो छीन गया। मतलब क्या हुआ, जिंक के साथ क्या हुआ, जिंक का जो ऑक्सीजन था वो रिमूव हो गया, यानी क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहते हैं अपने, रिमूवल ऑफ, कहां गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया है, रिडक्शन हुआ है। यानी ये रिएक्शन कौन से कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। अब बात करते हैं कि कार्बन के साथ क्या था, कार्बन पहले अकेले था, लेकिन जिंक ऑक्साइड के आने से उसमें एक ऑक्सीजन आ गई है, बाहर आ गई उसके अंदर। ठीक है, ऑक्सीजन आ गई है, तो ऑक्सीजन के आने से क्या हुआ है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे क्या हुआ है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब क्या है कि कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं, ऑल क्लियर, इसको सही से ढंग से समझते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान, अच्छा एक चीज और, एक मिनट थोड़ा सा हो जाइए, एक चीज और है क्या, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि जिंक ऑक्साइड का, तो जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ बच्चे, जिंक ऑक्साइड का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हुआ है, यानी जिंक ऑक्साइड का जो हुआ है वो हुआ है क्या, रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। और एक बात याद रखना कि जिसका रिडक्शन होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या वो बताएंगे आपको थोड़ी देर के बाद, बट वो जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, दूसरी बात कार्बन के साथ क्या हुआ
ऑक्सीडेशन हुआ है, तो कार्बन का जो है वो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, तो एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे इस रिएक्शन में जो कार्बन है इट हैज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस बात को खूब ध्यान समझें कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब ये क्या होता है बताएंगे आपको, बट अभी के लिए फिलहाल ये समझिए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं भाई, दूसरा एक एग्जांपल और लिया जाए, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि ये रहा आपका सपोज कीजिए ये आपका Fe2O3, हाँ Fe2O3 थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं, Fe2O3 है, इसका रिएक्शन मैंने कर दिया एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, तो ये बन जाता है आपका Al2O3 और 2Fe अलग हो जाता है, ठीक है, 2Fe क्या हो गया, अलग हो गया। ये भी देख सकते हो कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है कि एल्युमिनियम ने क्या कर दिया, Fe की जगह ले ली, तो ये भी क्या आपका उस तरह का रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा ये वाली बात हो गई। अच्छा यहाँ पे अगर देखा जाए तो हुआ क्या कि Fe में पहले 3 ऑक्सीजन थे और Fe अब तो अलग हो गया है, ठीक है ना, ऑक्सीजन से बिछड़ गया है हमारा Fe, हमारे Fe मतलब आयरन जो है वो ऑक्सीजन से क्या हो गया, बिछड़ गया है, उससे ऑक्सीजन छीन लिया है। किसने छीना, एल्युमिनियम ने। अच्छा एक बात तो वो अलग बात है, वो तो किसने छीना क्या छीना वो तो अपनी बात है, ठीक है। सबसे पहले हुआ क्या, Fe से क्या हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन। इसका मतलब क्या है कि FeO3 का रिडक्शन हुआ है, और ये रिडक्शन किसने करवाया, ये तो बंदा पहले आराम से बैठा हुआ था, रिडक्शन किसकी वजह से हुआ है, इस बंदे के आने से इसका रिडक्शन हो गया है। समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं और एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम का क्या हुआ, देखो तो एल्युमिनियम, अरे ये कहां दूर चला गया, देखो एल्युमिनियम क्या था, पहले अकेला पड़ा हुआ था, अब ऑक्सीजन आके ऐड हो गया, यानी यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो क्या हुआ, एल्युमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे बच्चों क्या कि जो Fe2O3 है इसका क्या हुआ, तो इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ है, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। और क्या बताया था कि जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो Fe2O3 will act as oxidizing एजेंट। अगली बार से इतना लंबा नहीं लिखेंगे, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग लंबा लिखना, और मैं OA लिखूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और दूसरा क्या था, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का क्या हुआ है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो आपका जो एल्युमिनियम है विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा अगली बार से RA, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। और एक बात याद रखिएगा, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है या किसका रिडक्शन हुआ है, ये हमेशा आपको रिएक्टेंट साइड से देखना है, या कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड से देखना है। आपको प्रोडक्ट से इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और एक बात क्या कि अगर आपने एक भी किसी के बारे में पता कर लिया कि भाई ये मेरा इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो फिर दूसरा जो रिएक्टेंट रहेगा ना उसका रिडक्शन ही होगा, इस बात को दिमाग के अंदर रखिए।
ठीक है ना, कि अगर एक किसी सब्सटेंस का जो रिएक्टेंट है, अगर किसी एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है तो फिर जो दूसरा रिएक्टेंट है ना उसका रिडक्शन हुआ ही होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं दूसरा बोलूं कि मान लो कि जो रिएक्टेंट में से अगर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो पक्की बात है कि दूसरा जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा। इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। वैसे मैं नोट करके लिखवा भी दूंगा आपको, बट इस बात का बहुत ढंग से समझे, ठीक है। अब एक यहां से मैं बात करूं एक तरह से कि मैंने इसको क्यों बोला कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। एक बात समझो, Fe2O3 जो था, Fe2O3 जो था उसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। Fe2O3 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है। और इस रिडक्शन को करवाया किसने है, ये Fe2O3 पहले मस्त ऐसे बैठा हुआ था, किसके आने से ये रिडक्शन हुआ है, किसने इसको रिड्यूस कर दिया, इसको रिड्यूस किसने किया, एल्युमिनियम। इसलिए क्या हुआ, जो एल्युमिनियम है मेरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि इस एल्युमिनियम के कारण ही तो ये रिड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर मैं बोलूं कि एल्युमिनियम की बात करते हैं कि एल्युमिनियम पहले शांति से बैठा हुआ था, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका ऑक्सीडेशन करवाया किसने, अपने आप तो हुआ नहीं, किसने करवाया, तो Fe2O3 ने। इसलिए Fe2O3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसने ऑक्सीडाइज कर दिया एल्युमिनियम को, ठीक है। आगे और देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल, और एग्जांपल कुछ देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने बात किया था कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन को क्या कहा था कि ऑक्सीडेशन वो होता है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और रिडक्शन के बारे में क्या बोला था, रिडक्शन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे बात कीजिए, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सल्फर में हाइड्रोजन एडेड था और यहाँ पे क्या हो गया, अगर देखेंगे यहाँ सल्फर में हाइड्रोजन नहीं है, मतलब क्या हो गया, सल्फर का में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, सल्फर में से हाइड्रोजन का क्या हो गया, रिमूवल हो गया, H2S में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, चाहे वो ऑक्सीजन का एडिशन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, या हाइड्रोजन के रिमूवल को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि H2S में से हाइड्रोजन था वो चला गया, इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि ये इसका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, जिसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। एट द सेम टाइम पे देखो कि यहाँ पहले क्लोरीन था, यहाँ पे क्लोरीन बिल्कुल अकेले था, यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन जो आके इसमें ऐड हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन यानी इसका मतलब हुआ क्या कि H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि H2S का ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन इस ऑक्सीडेशन को करवाया किसने, कौन जिम्मेदार है इसका ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये वाला, ये जिम्मेदार है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि क्लोरीन ने ऑक्सीडेशन करवाया है इसका, क्योंकि क्लोरीन ने इसका ऑक्सीडेशन करवाया है, तो इसलिए मैं क्लोरीन को क्या बोलूंगा कि इसके कारण क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्लोरीन विल बी माय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम चीज देखते दूसरी। अब देखो क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, क्लोरीन का क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। और इसका रिडक्शन करवाया किसने, किस वजह से रिडक्शन हुआ, तो इस रिडक्शन करवाया H2S में, तो H2S क्या कहलाएगा, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं फटाफट कि H2S के साथ क्या हुआ, H2S के साथ क्या हुआ भाई, तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट विल बी बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो इट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा बात करते हैं क्लोरीन का, Cl2 का, Cl2 का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, Cl2 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, तो इट विल एक्ट
ये वाली बात समझ में आ गई मुझे। नेक्स्ट एग्जांपल और एक मैंने ले लिया आपके लिए, इस चीज को प्लीज ढंग से समझो। जैसे कि ये रहा मैग्नीशियम, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम के साथ एक ऑक्सीजन था, मैग्नीशियम से 2 ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे अगर देखोगे मैग्नीशियम से क्या हो गया, ऑक्सीजन छूमंतर हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन छूमंतर हो गया। इसका मतलब क्या, मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। भाई ऑक्सीजन छीन लिया किसी ने तो रिडक्शन हो गया। तो मैं सीधा बोल सकता हूँ, सीधे लिखते हैं रिमूवल तो आप समझ जाओ। अब क्या हो, ऑक्सीजन क्योंकि छीन गया है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और ये रिडक्शन करवाया किसने, MnO2 का रिडक्शन करवाया किसने, HCl। तो HCl क्या हो जाएगा, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं HCl है। HCl में देखोगे तो पहले क्या था, हाइड्रोजन था, पहले क्या था, हाइड्रोजन था, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। हाइड्रोजन क्या हो गया है, रिमूव हो गया है। इसका मतलब ये कैसा एक्ट करेगा, क्या इसका मतलब HCl के साथ क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, HCl के साथ क्या ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो यहाँ पे बोलूंगा कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो मैं यहाँ से क्या बोलूंगा कि MnO2 कैसे एक्ट कर रहा है, उसके साथ हुआ क्या, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ। और जो जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। दूसरी बात, दूसरा क्या था, MnO2 हो गया, फिर दूसरा क्या, HCl। अब HCl में 4 HCl लिखने की जरूरत नहीं, HCl एक कंपाउंड बस उसकी बात करते हैं। HCl कैसा एक्ट करेगा, क्या बोलते हैं, HCl का क्या ऑक्सीडेशन हो गया, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं कि सब्सटेंस which मतलब ऐड करता है, which adds oxygen और removes hydrogen is called क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे में से किसी दूसरे सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन का एडिशन करवा दे या हाइड्रोजन का रिमूवल करवा दे, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है ना। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, बिल्कुल वैसा ही, इसका जस्ट अपोजिट है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं कि सेम चीज, सब्सटेंस which gives या फिर adds, substance which gives और adds क्या, हाइड्रोजन और removes oxygen is called reducing agent। It's called reducing agents। इसको हम क्या बोलते हैं, reducing agents कहते हैं। जैसे कि अपने एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, ये अपने देख चुके हैं, सिंपल से अपने को देख चुके हैं कि क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात याद रखना, यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन वर्क करता है, which undergoes reduction, which undergoes reduction। या फिर मैं ऐसे लिखो, सही से उसको लिख देता हूं कि species compound which undergoes reduction will act as oxidizing agent।
जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इन द सेम वे कंपाउंड which undergoes oxidation, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन will act as reducing agent, वो reducing agent की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि हम ये सब एग्जांपल्स वगैरह देख चुके हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी हम जस्ट मैंने बात की आपसे, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जैसे H2S था, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, अब मैं क्या दूसरा पहला डेफिनेशन है सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि क्लोरीन ने क्या किया, सल्फर का हाइड्रोजन रिमूव करवा दिया। क्लोरीन की वजह से सल्फर में पहले 2 हाइड्रोजन था, अब सल्फर में 1 भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब क्लोरीन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सल्फर का हाइड्रोजन चला गया, भाग गया, भगा दिया। ठीक है, रिमूव हो गया। तो जो रिमूव करता है, सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए क्या है, मेरा Cl2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। सेम चीज आपका रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए भी होता है। ठीक है, इसको आप समझ लें। तो आज के लेक्चर में यहाँ हम लोग क्लोज करते हैं, आगे की चीजें एक और लेक्चर में है, बाकी है, उस लेक्चर के अंदर देख के